थैंक्स एवरीवन, जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम लोगों के पॉलिटी की सीरीज़ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि आज हम लोग आर्टिकल 20, 21, 22 कवर करने वाले हैं। आर्टिकल 20 में क्या है, आर्टिकल 21 में क्या है, जिसमें राइट टू लाइफ आता है, आर्टिकल 22 क्या है। आज हम लोग साथ में कवर करेंगे तीनों आर्टिकल्स। पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा कि कैसे हम लोगों ने आर्टिकल 19 को कवर किया। आज हम लोग करेंगे 20, 21, 22। मैं हूँ यशवंत सिंह, कानपुर उत्तर प्रदेश से। मैं 2019 से सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर मुझे भी रिकॉग्नाइज किया गया है हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा एज द यंगेस्ट हिस्टोरियन इन द फील्ड्स ऑफ इंटरनेशनल हिस्ट्री एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो चलिए हम लोग अपने आर्टिकल 20, 21 एंड 22 के साथ शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आर्टिकल 20 क्या कहता है? नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ अ लॉ इन फोर्स at the time of the commission of the act charged as an offence, nor be subjected to a penalty greater than which might have been inflicted under the law in force at that time of the commission of the offence। देखिए, इसमें बस यही कहना चाह रहा है ये कि देखिए, कोई भी पर्सन है, उसने कोई भी क्राइम किया, मतलब कुछ भी चीज़ की, अगर वो वायलेट नहीं कर रहा है लॉ इन फोर्स को एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट यानी जो लॉ पास किया जा रहा है, अगर वो लॉ इन फोर्स को वायलेट कर रहा है तो क्या होना चाहिए? अगर कोई ऐसा वायलेट करता है, लॉ इन फोर्स को वायलेट करता है एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट, तो फिर उसको पेनल्टी नहीं देने nor be subjected to a penalty greater than which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offence। समझ में आया? समझ में आया? तो ये चीज़ आप देखिए आर्टिकल 20 कहता है। अभी मैं इसको सिंप्लीफाई भी करूँगा, मुझे पता है कि कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अभी मैं पूरी चीज़ को सिंप्लीफाई करके भी बताऊँगा। अब सब क्लॉज 2 क्या कहता है? नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड and punished for the same offense more than once। अब सोचिए, किसी ने एक बार क्राइम कर दिया, अब देखिए किसी ने एक बार क्राइम किया पर उसको बार बार पनिश किया जाए सेम ऑफेंस के लिए मोर देन वंस, सो दैट इज़ नॉट करेक्ट, दैट इज़ नॉट ओके। तो फिर ये चीज़ जिसमें ये कह रहे हैं, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ की हम लोग पूरी कहानी को भी कवर करेंगे, पर अभी के लिए हम लोग यही करते हैं। अब देखिए, इसके लिए सब टॉपिक्स आ जाते हैं, हम लोग इसको बाद में भी कवर करेंगे, क्योंकि नो डबल जेओपार्डी, नो एक्सपोज फैक्ट टू लॉ और नो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ हम लोग पढ़ेंगे। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है नो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। अब चलिए इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। अभी चल रहा है 2022। अगर कोई लॉ अगर हम लोग देखें 1962 का, अभी चल रहा है 2022 और टाइम था 1962, तो हम लोग आज के लॉ को पीछे वाले कंडीशन में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। नो रेट्रोस्पेक्टिव यानी पुराने टाइम पे हम लोग उल्टा नहीं कर सकते। पहले के लॉ को हम लोग आज के समय से कर सकते हैं, बट हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कर सकते हैं क्रिमिनल लॉ का, किसी भी लॉ का कर सकते हैं, बट नॉट क्रिमिनल लॉ। करना है तो कर लो, बट क्रिमिनल लॉ का मत करो। तो ये यही कह रहा है कि आप आज के लॉ को कंपेयर नहीं कर सकते पुराने लॉ से इफ यू सी द कंटेक्स्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ। ठीक है, नो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ, यानी आप ये नहीं सोच सकते कि भाई साहब आज के लॉ को हम लोग पुराने टाइम में इम्प्लीमेंट करके देखें, दैट इज़ नॉट करेक्ट। उसके बाद आ जाता है हम लोग का आर्टिकल 21, जो हम लोगों का मेन मैटर आ जाता है, जिसमें आ जाता है राइट टू लाइफ। ठीक है, No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure
इस्टेब्लिश बाय लॉ। आई थिंक दैट इसमें मैंने मतलब भूला तो नहीं हूँ, लेकिन इसमें ऐड नहीं हुआ। तो फिर इस्टेब्लिश्ड बाय, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और फुल स्टॉप भी। तो फिर ये होता क्या है, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ क्या होता है? जीने का अधिकार। क्या चीज़? जीने का अधिकार। भाई साहब, मेरी लाइफ, माई लाइफ, माई रूल्स, ये तो सबने सुना है, बट राइट टू लाइफ अधिकार भी तो होता होगा माई लाइफ माई रूल्स का। तो ये वही है राइट टू लाइफ। आपके पास अगर जीने का अधिकार ही नहीं होगा तो माई लाइफ माई रूल्स कहाँ से आएगा, है ना? तो फिर यही चीज़ उसमें कही गई है। राइट टू लाइफ ये कहता है कि आपको जीने का अधिकार है। अब देखिए, अब ये क्या है? पहले मैं साइड हट जाऊँ। क्या है ये? क्या लगता है आपको क्या होगा ये? ये है अम्ब्रेला। जी हाँ, अम्ब्रेला है ये, अम्ब्रेला है। अब देखिए, यहाँ पे आप खड़े हैं, पर्सन ए, और यहाँ पे खड़ा है आपका दोस्त पर्सन बी, और यहाँ पे अम्ब्रेला जो आपको धूप से, बारिश से, हर मौसम से बचा रहा है। अब यहीं पे आप समझ लीजिए आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21, अब ये सोचिए, अगर आप जिएंगे ही नहीं, अगर आप जिएंगे ही नहीं तो शादी कैसे करेंगे? अगर आपके पास जीने का ही अधिकार नहीं होगा तो शादी तो दूर की बात है। तो इसी के अंतर्गत कई सारे आ जाते हैं आपके लॉज, आपके रूल्स, आपके राइट्स। तो राइट टू लाइफ एक अम्ब्रेला राइट है जिसके अंतर्गत कई सारे राइट्स आप आते हुए देखते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि आर्टिकल 21 क्या कहते हैं। आर्बिट्ररी अरेस्ट के खिलाफ है ये। आर्बिट्ररी अरेस्ट नहीं होना चाहिए किसी का। वाइड डेफिनेशन ऑफ लाइफ देता है, जी हाँ। और लाइफ इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी। लाइफ इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी। समझ में आ रहा है? लाइफ इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी का क्या है? ये लाइफ की डेफिनेशन है, वाइड डेफिनेशन। ये वाइड तरीके से, इसको किसी नैरो तरीके से बहुत ही एकदम एग्जैक्ट चीज़ में डिफाइन नहीं किया गया है। एक वाइड, एक ब्रॉड चीज़ में बताया गया है, एक ब्रॉड वे में इसको डिफाइन किया गया है। यही चीज़ कहता है लाइफ इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी का क्या मतलब है। इसने चॉइस को डिफाइन नहीं किया, इसने डिग्निटी को डिफाइन नहीं किया। लाइफ इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी। तो फिर ये एक वाइड डेफिनेशन लॉ ऑफ लॉ है। और आर्बिट्ररी अरेस्ट क्या होता है? किसी को आप क्या ज़बरदस्ती जेल में डाल दोगे? नहीं ना। तो यही है। अब आ जाता है हम लोगों का आर्टिकल 22। अब देखिए, हम लोग इतनी लंबी कहानी तो नहीं पढ़ने वाले, ऑब्वियस सी बात है, बट अब आपको एक चीज़ इसमें समझनी पड़ेगी। ठीक है, आर्टिकल 22 हम लोगों को पूरा नहीं पढ़ना है, बट इसके कई सारे टॉपिक्स आ जाते हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं, जिनमें से एक है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? अब उसको एक डायग्राम से समझते हैं। हाँ, ये डायग्राम नहीं है, बट मैंने खुद से डिज़ाइन किया है इसको आपके लिए। पर्सन ए एकदम काले चश्मे लगा के एकदम गाड़ियाँ घुमाता रहता है शहर में। अभी है पर्सन बी, बहुत अच्छे से प्यारा बच्चा है, पढ़ाई करता है, दिन भर घर में बैठता है, कहीं घूमने नहीं जाता, पढ़ाई नहीं करता, गाड़ियाँ तक नहीं चलाता। इसको तो गाड़ी की चाबी भी नहीं है इसके पास, और ये दिन भर गाड़ी चलाता है, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। अब एक बार क्या हुआ कि इसके कम मार्क्स आ गए इससे, इसको बड़ी गुस्सा लगी। इसने जाके बंदूक उठाई घर में और अपनी उसी गाड़ी से गया और इसको पर्सन बी को गोली से मार दिया। ओ, कितनी बुरी बात हुई नहीं? पर्सन बी की मौत हो गई। अब इसके बाद इसको क्या होगा? या तो इसको जेल होगी, कुछ सालों की जेल होगी, इसको फांसी हो जाएगी, फांसी भी एक ऑप्शन है, या फिर इसको उम्र कैद हो जाएगी, है ना? या तो इसको
या तो इसको उम्र कैद हो जाएगी मर्डर के आरोप के अंतर्गत, या तो इसको फांसी हो जाएगी मर्डर के आरोप के अंतर्गत, या फिर कुछ टाइम की इसको सज़ा दी जाएगी, कुछ सालों की इसको जेल में रहने की सज़ा दी जाएगी जेल में, और फिर फाइन भी इसके ऊपर लग सकता है, वो ऑब्वियस सी बात है। तो फिर ये हो गई पहली कंडीशन। अब अगर पुलिस को पता है कि भाई साहब ये राउडी टाइप का इंसान है, किसी दिन कुछ करेगा, कर बैठेगा, खतरा है, अब क्या करेगी पुलिस? अगर पुलिस पहले ही इसको गिरफ्तार कर लेती तो फिर पर्सन बी के मरने की नौबत ही ना आती, पर्सन बी जिंदा रहता, है ना। अगर मरने की नौबत ही ना आती तो पर्सन बी तो जिंदा रहता और इसको पकड़ लिया जाता, इसको बंदूक चलाने का मौका ही नहीं मिलता। तो यही चीज़ ये कह रहा है, समझ में आ रहा है? यही चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आप समझ गए होंगे तो यही चीज़ सबसे बड़ी है। प्रिवेंटिव डिटेंशन यही है कि अगर आपको मालूम है कि भाई साहब ये थोड़ा सा तेजस्वी टाइप का पर्सन है, तो फिर आप इसको पहले ही गिरफ्तार कर लेंगे और फिर वो क्राइम हो ही नहीं पाएगा। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन किसी क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए ये होता है अरेस्ट। अब देखिए आर्टिकल 22 तो बहुत लंबा है भैया, लेकिन हम लोग को इसके कुछ प्रोविजंस पढ़ने पड़ेंगे। नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन लॉन्गर पीरियड और फॉर अ लॉन्गर पीरियड दैन 3 months अनलेस। देखिए इसमें यही कहा गया है कि किसी को भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत डिटेंशन में नहीं डालना चाहिए 3 महीने से ज़्यादा के लिए। अगर 3 महीने हो जाते हैं सो दैट इज़ रॉन्ग। अब ये क्या कहता है, 3 महीने के लिए उसको अंदर रखा जाता है जब तक, अब इसमें भी कुछ आ जाते हैं एक्सेप्शंस। एन एडवाइजरी बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन्स हु आर or have been or are qualified to be appointed as judges of a high court has reported before the expiration of the said period of 3 months that there is in its opinion of sufficient cause for such detention, provided that nothing in this subclause shall authorize the detention of any person beyond the maximum period prescribed of any law made by the parliament अंडर सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज 7। देखिए यही कह रहा है कि अगर कोई पर्सन है, कोई एडवाइजरी बोर्ड है कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन, जो कंसिस्ट करता है उन लोगों में से जो हैं, जो हुआ करते थे, जो हैं, और वो या फिर जो क्वालिफाइड है टू बी अपॉइंटेड एज द जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट हैज़ रिपोर्टेड, उसके 3 महीने के पीरियड से ख़त्म होने से एक्सपायरेशन से पहले अगर किसी ने रिपोर्ट किया है कि नथिंग इन दिस सब क्लॉज शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ एनी पर्सन, अगर वो ये कह रहा है कि नहीं भैया इसको डालो, या फिर वो ये कह रहा है कि नहीं भैया ये सही नहीं है इसको मत डालो, इसके एक्सपायरेशन ऑफ 3 months से पहले, ये चीज़ कि भाई साहब या तो इसको निकालो या तो इसको डालो, ये चीज़ इसमें कही गई है। Such person is detained in accordance with the provisions of any law made by the Parliament under subclauses A and B of clause 7. अगर कोई भी person is detained in accordance with the provisions of law made by Parliament, ठीक है, under subclauses A and subclauses B of clause 7. Clear? आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और इसमें कोई भी ज़्यादा इतने बड़े बड़े कीवर्ड्स भी यूज़ नहीं किए गए हैं कि आपको एकदम हाई लेवल की इंग्लिश चाहिए। तो फिर आई होप मेरे स्टूडेंट्स के पास इतनी नॉलेज है कि वो लोग ये सब समझ पाए। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन यही कह रहा है मेन कि भाई साहब कोई एडवाइजरी बोर्ड है, उसका कोई पर्सन जो हाई कोर्ट के लिए जाने के लिए एलिजिबल है, या फिर जज था हाई कोर्ट का, या फिर वो है हाई कोर्ट का जज, वो इन अकॉर्डिंग्स विद द लॉ, मतलब अभी तो इसमें नहीं दिया है लेकिन इन अकॉर्डिंग्स विद द लॉ एक्सपायरेशन ऑफ 3 months से पहले, प्रिवेंटिव डिटेंशन के एक्सपायरेशन से पहले
अगर वो ये कहता है कि नहीं इसमें नथिंग इन दिस सब क्लॉज शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ एनी पर्सन, अगर वो ये कहता है कि 3 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। समझ में आ गया? समझ में आ गया? वेरी गुड। और ये चीज़ तो आपको समझ में आ ही गई। समझ आए? अब देखिए आर्टिकल 22 के ही तहत कई सारे लॉज भी लाए गए हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, अब आ जाता है इसमें कुफे पोसा 1974, NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, टाडा 1987 और पोटा 2002। ये सब सारे एक्ट लाए गए हैं इन अकॉर्डिंग्स टू प्रिवेंटिव डिटेंशन। समझ आया? समझ आया? समझ आया? समझ आया? समझ आया? वेरी गुड। अब इसमें आ जाता है एक और चीज़, राइट टू रिमेन साइलेंट। मिरांडा वार्निंग क्या होता है? ये होता है मिरांडा वार्निंग। ये किसी भी कोई भी आरोपी, अब देखिए आप कोई हॉलीवुड की मूवी देखता है, कोई हॉलीवुड की मूवी देखता है जिसमें लॉ वगैरह दिखाया जा रहा है, जिसमें कोर्ट वगैरह के दिखाए जा रहे हैं, कोर्ट हियरिंग्स दिखाई जाती हैं, एक्सेप्ट द कॉन्जरिंग सीरीज। तो फिर उसमें आप देखेंगे कि आई एक्सेप्ट द फिफ्थ, आई टेक द फिफ्थ, ऐसे करके कुछ बोला जाता है बाय द विक्टिम और बाय द पर्सन हु इज alleged to be convicted, who is convicted as the person who has committed crime, as the criminal who is convicted as the criminal। उसके पास राइट टू रिमेन साइलेंट होता है। अब देखिए ये मिरांडा कहाँ से आया? मिरांडा तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मिरांडा आया कहाँ से? मिरांडा बेसिकली एक आदमी का नाम था जो फ्लोरेंस और एरिज़ोना में से था। इसको एरिज़ोना स्टेट प्रिजन फ्लोरेंस एरिज़ोना में डाला गया था। ये था 1967 का केस है। चीफ जस्टिस वॉरेन जो इस केस में वन ऑफ द जजेस थे, और ये केस वन ऑफ द लैंडमार्क जजेस इन द हिस्ट्री ऑफ द US था। इट वॉज द लैंडमार्क जजमेंट दैट सेड कि अगर आप देखिए मेनली इसको किडनैपिंग एंड रेप के लिए इसको कन्विक्ट किया गया था बाय द एरिज़ोना कोर्ट। बट अब जब कोर्ट में केस गया, इसमें लड़ा गया, तो इसमें ये चीज़ निकल के आई कि नहीं यार इसने नहीं किया, क्योंकि लॉ अंधा होता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता। जो आप उसके सामने एविडेंसेस रख दोगे वो सही है। जिसके ज़्यादा अच्छे एविडेंसेस, जिसके सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एविडेंसेस, बधाई हो आप जीत गए। जिसके सबसे ज़्यादा कमज़ोर एविडेंसेस, जो उतने पावरफुल नहीं हैं, वीक हैं बहुत ज़्यादा, वो समझ लीजिए आप हार गए, सॉरी। तो फिर जहाँ पे ये चीज़ होती है, इसकी साइड से जो डिफेंस था उसके पास ज़्यादा अच्छे एविडेंसेस थे। तो इसमें जो चीफ जस्टिस वॉरेन भी थे, इन्हीं में से कुछ जजेस जो उस टाइम के चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिका भी थे, US चीफ जस्टिस ऑफ द US, तो ये भी उनमें से एक जजेस थे। और इसमें आप देखेंगे कि इसको वेवर दे दिया जाता है, इसको छोड़ दिया जाता है। अब देखिए कुछ भी होगा ना, कोई भी गलत काम करेगा उसके साथ, जो भी ये लेक्चर देख रहा है, जो भी गलत काम करके बैठा है, समझ लो तुम्हारे ऊपर वो रिएक्शन होने वाले। ये था मिरांडा। इसने जिस बिल्डिंग में इसने ऐसी करतूतें की थी, किडनैपिंग की थी, रेप किया था, उसी बिल्डिंग में इसको असैसिनेट कर दिया जाता है, उसी बिल्डिंग में इसको गोली से उड़ा दिया जाता है, इसका मर्डर कर दिया जाता है। तो जैसी करनी वैसी भरनी का ये बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, समझ आया? वेरी गुड। तो फिर ये है मिरांडा वार्निंग, जिसमें यह आपको कहता है यू हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट। अब आपने कई बार ये सोचा होगा कि अगर आरोप लगे हुए हैं किसी के ऊपर, सबको पता है कि हाँ यही है आरोपी, पर तब भी 20-20 साल तक कोर्ट केसेस क्यों चलते हैं? रीज़न इसका बस ये है क्योंकि लोगों के पास राइट टू रिमेन साइलेंट होता है, उनके पास चुप रहने का अधिकार होता है। वो ये थोड़े ही कहेंगे कि नहीं भैया मैंने ही किया है।
और किसी ने नहीं किया, मैंने ही किया ये आरोप। ये जो आपने मेरे ऊपर आरोप लगाया एकदम सही है, मैंने ही किया है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। ये कहाँ से आया? राइट टू रिमेन साइलेंट से। ठीक है, समझ आया? राइट टू रिमेन साइलेंट समझ आया सबको? जो भी लेक्चर देख रहे हैं सबको समझ आया? वेरी गुड। तो फिर ये था मिरांडा वर्सेस एरिज़ोना केस, जिससे आता है आपका मिरांडा वार्निंग। आपके पास शांत रहने का अधिकार है। ये सब है मिरांडा वार्निंग। अगर आपको पढ़नी आप पढ़ लीजिए, अगर आपको नहीं पढ़नी तो फिर आप आगे चल सकते हैं मेरे साथ। तो देखिए, चीफ जस्टिस वारन, यही जिनकी मैंने अभी आपको फ़ोटो दिखाई थी, जो उन जजेस में से एक थे जिन्होंने इसका डिसीजन दिया था। तो इसमें ये चीज़ कहते हैं, यह चीफ जस्टिस वारन ये चीज़ कहते हैं, प्रोसिक्यूटर्स कैंट यूज द स्टेटमेंट्स फ्रॉम कस्टोडियल इंटेरोगेशंस विदाउट प्रोसीजरल सेफगार्ड्स। देखिए, पहले मैं बता दूं, मैं किसी भी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा। अगर आप लोगों में से किसी ने जॉली LLB 2 देखी होगी तो फिर उसमें क्या कहता है कि कस्टोडियल इंटेरोगेशंस में से आप कोई भी स्टेटमेंट यूज़ नहीं कर सकते किसी भी कन्विक्टेड पर्सन के खिलाफ। कोई भी पर्सन को अगर कन्विक्ट किया गया है, कोई भी अगर कन्विक्शन किसी के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई साहब जो तुमने लाइक पुलिस के कस्टडी में रहते हुए अगर किसी ने कहा हाँ भैया मैंने ही किया है, हाँ मैंने ही किया है और किसी ने नहीं किया, मैंने ही किया है, और अगर वो ये पुलिस के कस्टडी में कहता है और वहीं अगर वो कोर्ट में ये कहता है कि नहीं भैया मैंने नहीं किया, तो पुलिस ये नहीं कह सकती भाई साहब ये देखो ये रिकॉर्डिंग है, इसमें तुमने कहा है कि ये तुम्हारे खिलाफ, ये तुमने ही किया है। यही होता है कोर्ट में कोई भी कस्टोडियल इंटेरोगेशन से स्टेटमेंट आपके खिलाफ यूज़ नहीं की जा सकती। अंडरस्टूड? ये है राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। समझ आ रहा है सबको? आगे सबको समझे? तो यही चीज़ कह रहा है ये। अब आगे चलते हैं। देखिए, यूएस का 5th अमेंडमेंट भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। No person shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of his life, liberty or property without due process of law. आपको क्या वो वाला लेक्चर याद आ रहा है जिसमें मैंने प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ समझाया था? कनेक्ट हो गया ये? आर्टिकल 14 वाला लेक्चर, लास्ट लेक्चर, मतलब आर्टिकल 19 से पहले वाला लेक्चर, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 में जिसमें मैंने कवर किया था। तो ये वही है, समझ रहे हैं? ये वही है। इसमें मेन चीज़ यही कही गई है। अगर आप देखेंगे, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड इन एनी क्रिमिनल केस टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। पहला पॉइंट, विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ उसको नहीं बनाया जाता। नॉर बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 वाला लेक्चर कवर आपको याद आ गया? पूरा कवर हो गया? वाला जो मैंने बोला था ना कि आपको आगे भी कई बार हेल्प करता रहेगा, आगे भी हमारे पॉलिटिकल लेक्चर्स में मैंने बोला था ना, तो कवर हो गया, कनेक्ट हो गया। आई होप आप लोगों का 5th अमेंडमेंट आर्टिकल 14 से कनेक्ट हो गया होगा, और आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आ जाता है हम लोगों का लाइफ। हाँ, मुझे पता है कि आप लोगों में से कई लोग ये सोचे थे कि लेक्चर एंड हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर लाइफ क्या होता है? बेसिकली लाइफ इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी। ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट है, हर कोई यूज़ कर सकता है। लाइफ होता क्या है? लाइफ एक बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड वर्ड होता है, इसको आप किसी एक स्टेटमेंट में कवर नहीं कर सकते, लेकिन वो भी एक बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट है, लाइफ इज़ लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी। अगर आप लाइफ है आपके पास, तो लाइफ तभी आप कह सकते हो अगर आपके पास चॉइस है, डिग्निटी है। दो चीज़ें, चॉइस एंड डिग्निटी। चॉइस एंड डिग्निटी, ये दो चीज़ें हैं अगर आपके पास हैं, समझ लीजिए आप जी रहे हैं, आपके पास लाइफ है। अगर आपके पास चॉइस नहीं है और डिग्निटी नहीं है, दोनों चीज़ें नहीं है, क्या क्या?
चॉइस भी नहीं है, डिग्निटी भी नहीं है, लाइफ नहीं है आपके पास। यही चीज़ ये कह रहा है। तो लाइफ इज समथिंग दैट इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी, लाइफ इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी, इससे आगे आपको नहीं जाना है। अब देखिए, इसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ केसेस आ जाते हैं राइट टू लाइफ से। अरुणा शानबाग केस, हादिया केस, ओल्गा टेलिस केस और नवतेज सिंह जौहर केस। अब देखिए ये क्या कहते हैं। पहले अरुणा शानबाग केस। बेसिकली इस केस में हुआ क्या था कि अगर कोई पर्सन है, अगर उसके, जैसे मैंने बोला था ना, अब एक बार फिर से सब लोग मेरे साथ बनाएंगे डायग्राम। अम्ब्रेला, ठीक है, एक बार मैं फिर से बना देता हूँ, आई होप फिर आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये हो गया आपका अम्ब्रेला। यहाँ पे आप लिख दो आर्टिकल 21, लिख दिया आर्टिकल 21। अब इसी के अंदर आपके अंदर इसी में आपके आ जाते हैं अरुणा शानबाग के, जिसमें ये बोला गया अगर आपके पास जीने का अधिकार है तो फिर आपके पास राइट टू डाई भी होना चाहिए, जीने का मतलब मरने का भी अधिकार होना चाहिए। ये चीज़ कही गई थी, ये चीज़ मेन मुद्दा था अरुणा शानबाग केस में। मैंने ये भी आपको बताया था कि हादिया केस, इसमें क्या हुआ था, मैंने आपको पहले भी बताया था लेक्चर की स्टार्टिंग में। अगर आपके पास जीने का अधिकार है, इसका मतलब लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड वर्ड होता है, तो इसमें लाइफ में भी तो आपका मैरिज आ जाता है। तो राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस, अगर किसी पर्सन का मन है कि वो उसी से शादी करना चाहता है तो हाँ आपके पास अधिकार है कि आप उसी से शादी कर सकते हो। दैट वॉज सेड, दैट वॉज द मुद्दा इन हादिया केस, दैट वॉज द मेन टॉपिक इन हादिया केस, राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस। हम लोग के अम्ब्रेला का दूसरा पर्सन जो अंदर बैठा हुआ था वो आ गया। अब आ जाता है हम लोग का ओल्गा टेलिस केस। ओल्गा टेलिस केस में आपके बात की गई थी राइट टू लाइवलीहुड की। इसमें क्या बात की गई थी, मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस। इसमें क्या बात की गई थी, राइट टू की, इसमें है राइट टू लाइवलीहुड। तो ये एक और आपका आ गया, छाते के अंदर एक और इंसान आ गया, 3 लोग आ गए। अब वैसे तो एक बहुत ही बड़ा अम्ब्रेला राइट है, बट इसके अंदर मैं जितना आपको समझ में आ सके, आपके जितना एग्जाम में पूछा जा सकता है उतना है। नवतेज सिंह जौहर केस में आपको राइट टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन कहा गया था, जो आपको याद होगा, जिसके बाद से जो LGBTQIA+ कम्युनिटी है उसको भी राइट्स दिए गए थे। उसको भी एज जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है या फिर जिसको हम लोग कहते हैं LGBTQIA+ कम्युनिटी, उसको भी रिकॉग्नाइज किया गया था नवतेज सिंह जौहर केस के तहत। ठीक है, ये एक केस था जिसमें LGBTQIA+ कम्युनिटी का एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट, क्योंकि US में तो लड़ाइयाँ हो जाती है इस बात के लिए, हम लोग के यहाँ लड़ाइयाँ भी नहीं होती, पीसफुली सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है, सॉल्व हो जाता है, लोगों को राइट्स मिल जाते हैं, लोग खुश हो जाते हैं। हमारे यहाँ US जैसा हाल नहीं है, तब भी लोग पता नहीं क्यों US को इतना ज़्यादा डेवलप्ड देश कंसीडर करते हैं, जबकि US में आप देखेंगे कि वहाँ पे तो प्रोटेस्ट हो जाते हैं, वहाँ पे वायलेंस हो जाता है केवल इन कारणों की वजह से। अब आज के लिए यहीं तक। अब स्टार्टिंग में कई लोग जब बैठे होंगे तो सोच होंगे यार पहले लेक्चर में आर्टिकल 19 वाले लेक्चर में ये तो बात थी कि आर्टिकल 19 को तो बहुत लंबा था, केवल एक ही आर्टिकल इतना लंबा था, और यहाँ पे स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया था कि आर्टिकल 20, 21, 22 हम लोग कवर करेंगे, इतना ही सा था। आर्टिकल 20, 21, 22 राइट टू प्रोटेक्शन थे, और ये इतना सा ही था, कोई उतना ज़्यादा वेरी कॉम्प्लिकेटेड टाइप भी नहीं था। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अगर आप कोई भी चीज़ सुनते हैं कि भाई साहब इतने आर्टिकल्स में कवर करा रहा हूँ, आपको याद होगा कि आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 मैंने साथ में कवर कराया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। इसमें मैंने 3 आर्टिकल्स को एक साथ कवर करा दिया है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आर्टिकल 19, कई लोग सोचेंगे केवल एक ही आर्टिकल कवर कराएंगे, बहुत छोटा रहेगा। अब उनको क्या पता था कि वो लंबा खींचेगा। कई लोगों को ये भी नहीं लगा था कि आर्टिकल 20, 21, 22 यानी 3 आर्टिकल करा रहे हैं, यानी इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कई लोगों को ये भी मालूम नहीं होगा शायद, केवल इतना सा था।
अब देखिए ये नहीं है कि अगर हम लोग, अब देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, नेक्स्ट लेक्चर के सुन लीजिए, क्योंकि कई लोगों को लगा रहता है कि नेक्स्ट लेक्चर नहीं आ रहा। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा? नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोगों का टॉपिक रहेगा आर्टिकल 21A। आधे लोग सोच रहे होंगे कि 21 तो हम लोगों ने अभी कवर किया, अभी क्या करा रहे थे। तो आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन है, बाद में ऐड किया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको लाया गया था। आर्टिकल 21A क्यों लाया गया था, अभी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ राइट टू एजुकेशन का। आर्टिकल 21A को 21 के और ऐड करते हुए क्यों रखा गया? 21 को, आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन को 21 में ही क्यों ऐड किया गया? क्यों ऐड किया, या आप कारण बताएंगे कमेंट्स में। वीडियो पॉज करिए। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों हुआ। क्योंकि राइट टू लाइफ, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक अम्ब्रेला राइट है, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो फिर अगर आप ये कहते हैं कि मरने का अधिकार है, राइट टू लाइवलीहुड है, राइट टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, या फिर आपके पास राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस है, तो आपके पास तो पढ़ाई का भी अधिकार है ना। अगर आपको एजुकेशन लेनी है तो उसका भी तो अधिकार होना चाहिए। तो इसी वजह से आर्टिकल 21A को, मतलब राइट टू एजुकेशन को किस में लाया गया? 21 का ही पार्ट बनाया गया। एज सिंपल एज दैट। कई लोग तो अभी 2 मिनट पहले ही चौंके होंगे कि भाई साहब ये तो 21A का भी इंट्रोडक्शन यहीं पर दे रहा है। तो फिर मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एंड जय हिंद। आपको हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, स्टे सेफ।